वर्सेज अला में खुशामदीद दोस्तों। आज जो हम आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं वो आर्टिकल डील करेंगे कन्फेशन को। इससे पहले जो हमने लेक्चर में अपने पढ़े हैं यूएसओ की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर हमने एडमिशन तक जो है आर्टिकल 36 तक हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 36 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल जो 37 है और 38 39 जो आगे ये आर्टिकल आ रहे हैं जिनको आज हम स्टडी करने लगे हैं ये डील करेंगे कन्फेशन को। तो दोस्तों आज कन्फेशन से मुतलिक पढ़ेंगे कि कन्फेशन क्या होता है और किन सूरतों में ये अदालत में काबिल कबूल होगा, रेलिवेंट माना जाएगा और किन सूरतों में ये इरेलीवेंट माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 37 को। आर्टिकल 37 भी बताता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कन्फेशन है, कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस के अंदर किया जाता है। एडमिशन और कन्फेशन के अंदर जो सबसे बुनियादी और जो सबसे अहम फर्क वो जो है वो ये है कि एडमिशन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में काबिल कबूल होता है और रेलिवेंट होता है, जबकि कन्फेशन हमेशा इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल कार्रवाई होती है उसके अंदर कन्फेशन आता है। तो अब आर्टिकल 37 बताता है कि कोई कन्फेशन इतराफ़ जुर्म, अगर कोई मुलजिम इतराफ़ जुर्म करता है किसी लालच की वजह से, एड्यूसमेंट, थ्रेट, किसी खतरे की वजह से कोई उसको थ्रेट करता है या कोई उससे वादा करता है, प्रॉमिस करता है। अब इसके अंदर जो आर्टिकल 37 है इसके अंदर दो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं जो कि आपको, अगर आप इन दो लफ्ज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये आर्टिकल समझ लग जाएगा कि पर्सन इन अथॉरिटी, यानी ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी है मुलजिम को फ़ायदा पहुंचाने की, वो अगर मुलजिम को कोई लालच देता है कि तुम ये कन्फेशन कर दो तो मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा या तुम्हें तेरे बच्चे, आपके बच्चे की जॉब लगवा दूंगा। अमूमन ये वाले जो वाक़यात, ये जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं, ये कबायली जो इलाके इस तरीके से हैं, तो उसके अंदर इस तरीके से होता था कि जो सरदार हो गया या कोई बड़ा हो गया किसी गांव का वडेरा, तो वो अगर उसके बेटे ने या उसने कोई जुर्म कर दिया तो वो अपने मुजारे को जो उसका होते थे मातहत मुलाजमीन उनको वो आगे कर देते थे पुलिस, वो फिर इकरार कर लेते थे पुलिस के सामने, जी मैंने कन्फेशन किया है, मैंने ये जुर्म किया, जबकि जुर्म किसने किया होता था, वो सरदार ने किया होता है या किसी वडेरे ने किया होता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए अब वडेरा उसको वो दे देता है ऑफर के मैं तेरे घर बनवा दूंगा, तेरी बेटियों की शादी करवा दूंगा। इस तरह के केसेस सामने आए हैं वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर उसके मुलाजमीन वो कन्फेशन कर लेते थे। तो फिर इस तरीके से कन्फेशन को रोकने के लिए, इन मामला को रोकने के लिए आर्टिकल 37 से शामिल किया गया है। तो ऐसा कन्फेशन, ऐसा इतराफ़ जुर्म जो किसी लालच के ऊपर हो, जो किसी थ्रेट के ऊपर हो कि तुम कन्फेशन करो, इतराफ़ जुर्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा या तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, या फिर कोई ऐसा कन्फेशन जो ख़ास वादे से मुतल्लिक हो। ख़ास वादे से मुराद यही कि किसी कोई उसकी दुनियावी फ़ायदा उसको मिलने वाला हो, कोई किसी भी किस्म का वादा हो सकता है वो। तो इस तरीके से अगर कोई कन्फेशन करता है इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन लालच के ऊपर, दुनियावी फ़ायदे के ऊपर, एक वो और वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है आर्टिकल 37 के अंदर टेम्परल नेचर से। टेम्परल नेचर मतलब दुनियावी फ़ायदा। अब याद रखिएगा जो इसके अंदर आर्टिकल 37 के अंदर एक पॉइंट समझने वाला है वो ये भी है कि अगर कोई मुलजिम दुनियावी फ़ायदे की लालच अगर कोई दे के उसे कन्फेशन करवाता है तो वो इरेलीवेंट होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स के मुलजिम को कि जी आप तोबा कन्फेशन कर लो, इतराफ़ जुर्म कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देगा, आखिरत में तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, आखिरत में तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, यानी आखिरी कोई फ़ायदा देता है, आखिरत से मुतल्लिक कोई फ़ायदा है, तो वो अगर कन्फेशन इन आखिरी आखिरत के मामला को सोचते हुए अगर वो कन्फेशन करता है मुलजिम तो वो रेलिवेंट होगा। ये कब इरेलीवेंट होगा? अगर कोई शख्स उसको दुनियावी फ़ायदों की बात करता है, दुनियावी फ़ायदे पहुंचाने की बात करता है, दुनिया के अंदर उसे थ्रेट करता है, तो अगर वो कन्फेशन करेगा तो वो फिर इरेलीवेंट होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। अगर कोई किसी मौलवी साहब की तबलीग सुन के कोई मुलजिम या कोई भी शख्स जैसे भी कन्फेशन इतराफ़ जुर्म कर लेता है कि जी अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा और मैं अभी इतराफ़ जुर्म कर लूँ, दुनिया में सज़ा भुगत लूँ, तो इस तौर पर फिर वो आखिरत को लेकर अपने जहन में वो माइंड बना के कन्फेशन कर लेता है, तो वो तब काबिल कबूल है। अगर कोई शख्स दुनियावी फ़ायदे की खातिर अगर कोई कन्फेशन करता है, थ्रेट देता है, तब कोई कन्फेशन करता है, वो काबिल कबूल नहीं है। यही बात आर्टिकल 37 में बताई गई है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 38 के अंदर, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब इसके टाइटल जो है सही साबित है कि आर्टिकल के अंदर ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन काबिल कबूल नहीं है। इसकी रीज़न क्या है पुलिस के सामने कन्फेशन काबिल कबूल क्यों नहीं है? बदकिस्मती से हमारा जो एक सोसाइटी का एक वो बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है कि पुलिस तशद्दुद के बगैर एक बना हुआ है कि वो तशद्दुद करती है और वो करती भी है पुलिस, इसके अंदर दो राय नहीं है, और वो करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अजियत पहुँचाते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन आर्टिकल 38 के नज़दीक, यानी पुलिस के सामने अगर कोई इतराफ़ जुर्म करता है तो उसकी वैल्यू सिफर होगी, वो काबिल कबूल अदालत में नहीं होगा। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ याद रखें, अगर आपने एक लफ्ज़ सुना हो कन्फेशनल FIR, आपने कई केसेस अगर आपको प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने आए होंगे इस तरीके से
कि एक शख्स जाता है पुलिस स्टेशन में और वो पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि जी मैं फ़लाँ शख्स को मार के आ गया हूँ और फ़लाँ को मैंने कत्ल कर दिया है और मैं अब मुझे गिरफ्तार कर लो। अब वो जब खुद आके पुलिस स्टेशन में अगर कोई आके एफआईआर इस तरीके से अपने खिलाफ दर्ज करवाता है, उसे बोलते हैं कन्फेशनल एफआईआर। तो फिर इस तरह के बयान की क्या वैल्यू होगी? तो इसके अंदर कानून ये सेटल है कि जो उसने बयान पूरा रिकॉर्ड करवाता है, जो एफआईआर होगी, जो वो वाला जो फ़िक्रा है, जो उसने पुलिस के सामने इतराफ़ किया बिलफ़र्ज़ के जी मैं फ़लाँ शख्स को मार के आ गया हूँ या फ़लाँ शख्स को मैंने ज़ख्मी कर दिया है, तो उस हद तक फिर भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। फिर भी खाली उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर अदालत रिलाई करते हुए उसको सज़ा नहीं देगी, बल्कि वो अदालत पुलिस को कहेगी कि ठीक है जी, ये एफआईआर आपने इस तरीके से कर दिया, लेकिन फिर भी आपने ये साबित करना है। पुलिस को कहेगी कि आप इसको साबित करें केस को, और फिर भी दोबारा मजिस्ट्रेट उस मुलजिम को बुलाएगा और फिर अगर वो मुलजिम अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो इकरार कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, फिर वो काबिल कबूल होगा। खाली उसकी कन्फेशनल एफआईआर के ऊपर उसको सज़ा नहीं हो जाएगी। और पुलिस के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैलिडिटी सिफर है। इसकी वजह तशद्दुद, मारपीट और जो हमारे माशरे के नॉर्म्स है, ये मेन वजह है। अब आ जाए आर्टिकल 39 की तरफ। कन्फेशन बाई अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। आर्टिकल 38 में हमने पढ़ा कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन काबिल कबूल नहीं है। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है पुलिस की कस्टडी में। अब पुलिस की कस्टडी दोस्तों याद करना, कस्टडी इन पुलिस से मुराद ये नहीं है कि अगर कोई मुलजिम कोई जेल में है, किसी थाने में बंद है, पुलिस स्टेशन में बंद है, अगर वो वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है, कन्फेशन करता है, तो वहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। पुलिस की कस्टडी से मुराद यही है कि अगर एक चोर को पकड़ लिया पुलिस ने बाजार में रंगे हाथों या जैसे भी पकड़ लिया, चौक में पकड़ लिया, मार्केट में पकड़ लिया, अब वो पुलिस वाले किसी दुकान में बैठ गए, किसी होटल में बैठ गया, वो मुलजिम उनके सामने इकरार करता है जी मैंने जुर्म किया है, मैंने ये फलां जुर्म किया है, फलां जुर्म किया है। अब वो जो कस्टडी, अब ये जो पुलिस वालों के सामने वो बयान दे रहा है होटल में बैठ के मुलजिम या किसी दुकान पर बैठ के, तो वो वाली भी बात क्या मानी जाएगी? कस्टडी इन पुलिस ही मानी जाएगी। कस्टडी इन पुलिस का मतलब ये नहीं कि पुलिस या पुलिस स्टेशन में मुलजिम का होना लाजमी है या जेल में होना लाजमी है। तो यही बात इधर बताई गई है कि कन्फेशन बाई अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पुलिस की कस्टडी में जो भी मुलजिम होगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन में है, चाहे वो बाजार में है, चाहे वो मार्केट में है, चाहे किसी दुकान पे है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अंदर ये बताई गई है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 40। अब आर्टिकल जो 40 है उसकी मैं आपको एक मज़े का एक पॉइंट बताऊंगा कि वो एक एक्सेप्शन किस तरीके से है कि ये अब इस जो रूल हमने जो पढ़े हैं कि पुलिस के सामने कन्फेशन काबिल कबूल नहीं, अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि पुलिस के सामने कन्फेशन काबिल कबूल किन सूरतों में होता है, वो हम आर्टिकल 40 के अंदर पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 39 में भी आर्टिकल 40 का जिक्र किया गया है। अब इसके अंदर एक और बात बता दी गई है कि इसके अंदर मजिस्ट्रेट का जिक्र है आर्टिकल 39 के अंदर कि पुलिस के सामने पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन काबिल कबूल नहीं। हाँ, अगर उधर मजिस्ट्रेट आ जाता है मौके पर, किसी मार्केट पे वो पुलिस ने गिरफ्तार किया था या किसी भी जगह हो सकता है, किसी पुलिस स्टेशन में वो मुलजिम मौजूद है, उधर वो कन्फेशन कर रहा है, अगर उधर मजिस्ट्रेट मौजूद है और मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, तो फिर वो रेलिवेंट होगी और वो काबिल कबूल होगा कन्फेशन। इसके अंदर एक और बात बता दी गई है एक्सप्लेनेशन में, मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज। हेड ऑफ विलेज कौन होता है? नंबरदार, नंबरदार या नंबरदार। इसके अंदर ये बताया गया कि जो नंबरदार है वो मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में नंबरदार शामिल नहीं है, यानी नंबरदार मजिस्ट्रेट नहीं होता। हाँ, अगर उसको सीआरपीसी के तहत किसी खास शख्स के खास नंबरदार को कोई इस तरीके से सीआरपीसी के तहत उसको मजिस्ट्रेट का जो था ओहदा या उसकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं किसी नंबरदार को, तो फिर वो मजिस्ट्रेट माना जाएगा वो नंबरदार। ये बात आर्टिकल 39 के अंदर बताई गई है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पुलिस की कस्टडी में से मुराद क्या है और आर्टिकल जो 38 है और 39 में क्या फ़र्क है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 40 की तरफ, जिसका प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो मेरे दोस्त क्रिमिनल की प्रैक्टिस उनको बाखूबी इल्म होगा कि जैसे हम आर्टिकल 37, 38 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, 39 के अंदर कि पुलिस के सामने पुलिस कस्टडी के अंदर कन्फेशन काबिल कबूल नहीं है। तो अब हमारे माशरे में क्या होता है, पुलिस उस कन्फेशन को कैसे काबिल कबूल बनाती है? वो बनाती है आर्टिकल 40 के तहत। अब आर्टिकल 40 की हेडिंग पढ़ लें आप, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्राम अक्यूज मे बी प्रूव्ड, कि कितनी इंफॉर्मेशन यानी अगर किसी मुलजिम से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो किस हद तक अदालत में काबिल कबूल होगी। अब होता क्या है, पुलिस ने मुलजिम पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, डाकू पकड़ लिया, कोई कातिल पकड़ लिया, तो वो अब पुलिस को भी पता है, बाखूबी इल्म है कि हमारे सामने अगर ये मुलजिम है, हम इसे जितना मर्जी मार पीट लें, हमारे सामने जितना मर्जी इकरार करता रहे और हम अदालत में कह दिए हमारे सामने इसने इकरार कर लिया, कन्फेशन कर लिया, अदालत उस चीज़ को नहीं मानेगी। तो पुलिस ने उसको किस हद तक, फिर वो किस तरह उसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने इस मामले को, वो आर्टिकल 40 के तहत करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि पुलिस कहती है कि जी हमने फलां कातिल को पकड़ लिया, एक शख्स कातिल था, कातिल को हमने गिरफ्तार किया, कातिल ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने जो आला कत्ल था उसने फलां जगह छुपा के रखा हुआ है,
या जो कातिल था उसने बताया कि उसने जो मकतूल है उसकी बॉडी को फलां जगह डंप किया है, या कातिल ने ये बताया कि जो उसने मकतूल था जिसको कत्ल किया उसके कपड़े फलां जगह फेंके, या किसी चोर को पकड़ लिया तो चोर ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने चोरी का माल फलां जगह छुपाया है। तो अब पुलिस ने बाहमरा मुलजमान वो गए और मौके पे जाके आला कत्ल बरामद कर लिया। अगर चोर था तो चोर ने वो चोरी का जो माल था वो रिकवर कर दिया। अब वो इस तरीके से पूरी एक कहानी बना के तफ्तीश के अंदर अपने चलान के अंदर वो कर देते हैं। अब अदालत के अंदर जो मुलजिम ने ये वाला बयान दिया है और अगर वाकई वहाँ से माल बरामद हो जाता है, कोई आला कत्ल बरामद हो जाता है, तो मुलजिम का ये बयान जो उसने पुलिस की कस्टडी में भी बेशक दिया है, ठीक है। अब देखें इनडायरेक्ट तरीके से ये कन्फेशन तो हो गया है ना। अब बेशक उसने मुलजिम ने डायरेक्ट कन्फेशन नहीं किया उसके सामने, पुलिस के सामने, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पुलिस वाले किस तरीके से कर लेते हैं कि जी हमने तो दौरान तफ्तीश उसने आला कत्ल का वो बताया कि आला कत्ल उधर पड़ा है या चोरी का माल उधर पड़ा है। तो अब जब उसने आला कत्ल का बता दिया कि आला कत्ल उधर है, ये चोरी का माल उधर है, तो वो ऑटोमेटिक ही चोर और कातिल वो बन गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात पे। तो इस तरीके से फिर आर्टिकल 40 जो है, तो ये आर्टिकल भी इसी तरीके से पुलिस के इस मामले को प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर वो मुलजिम ने बताया आला कत्ल उधर पड़ा था, चोरी का माल उधर पड़ा है, तो वो अदालत के अंदर जो उसका बयान है वो अदालत के अंदर रेलिवेंट माना जाएगा और अदालत के अंदर काबिल कबूल होगा। यही बात आर्टिकल 40 के अंदर बताई गई है। और इस तरीके से प्रैक्टिस के अंदर पुलिस अपने जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसको एडमिसिबल बनाती है, रेलिवेंट बनाती है। अब आ जाएँ दोस्तों आर्टिकल 41 की तरफ। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। यानी जो आर्टिकल 37 के अंदर हमने पढ़ा था, अगर इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और या किसी ने प्रॉमिस किया है, तो किसी को लालच, किसी मुलजिम को लालच देकर, उसको धमकी देकर या किसी किस्म का वादा देकर के जिससे उसको दुनियावी पैदा हो, अगर कन्फेशन किया गया तो वो इररेलेवेंट है अदालत के अंदर, ऐसा कन्फेशन काबिल कबूल नहीं। तो आर्टिकल 41 बताता है कि अगर अदालत को लगेगा कि मुलजिम को किसी किस्म का थ्रेट नहीं किया गया, मुलजिम को किसी किस्म का दुनियावी फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रॉमिस नहीं किया गया, कोई लालच नहीं दी गई, तो इस सूरत में फिर अदालत उस कन्फेशन को मान लेगी, तस्लीम कर लेगी। जब जिस कन्फेशन के अंदर ना एड्यूसमेंट होगा, ना प्रॉमिस कोई किया गया हो और ना ही किसी किस्म का थ्रेट हो, तो ऐसा कन्फेशन अदालत में रेलिवेंट होगा। ये बात आर्टिकल 41 के अंदर बताई गई है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 42 की तरफ। कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अब हमने आर्टिकल जो पहले हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 37 की, अगर प्रॉमिस दुनियावी फ़ायदा है, दुनियावी फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई प्रॉमिस करता है, कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन काबिल कबूल नहीं होगा। अब आर्टिकल 42 के अंदर बताया गया है कि प्रॉमिस इधर का जिक्र है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। यानी अगर कोई मुलजिम है, मिसाल के तौर पर एक शख्स मुलजिम है, वो इकरार करता है और कहता है कि जी अपने दोस्त को बात कर रहा होता है अपने दोस्त से, यार मैं तू मुझसे वादा कर और तो ये बात किसी को ना बताना। वो कहता है जी ठीक है बताओ। वो कहता है कि जी यार मैंने ना फलां बंदे की चोरी की है, इतने पैसे मैंने चुराए हैं, या कोई भी जुर्म का इकरार कर लेता है। अब उसने जो अपने दोस्त से वादा लिया, अब उसने दोस्त ने वादा भी कर लिया, ठीक है, तो ऐसा जो उसने कन्फेशन किया है वो कन्फेशन अब रेलिवेंट ही होगा। ये बात इसके अंदर बताएगी। इसके अंदर 3-4 एक्सेप्शन है कि उसके अंदर जिन सूरतों के अंदर अगर कोई कन्फेशन करता है, जैसे ये किसी ने वादे के ऊपर बताया कि मैं यार किसी को नहीं बताऊंगा, तो मुझे सच बता दे, वो सच बता देते यार मैंने चोरी की है, तो अब वो जाहिर बात है वादा तो उसने किया था, अब ऐसा वादा, ऐसा प्रॉमिस अदालत के अंदर उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। यानी अगर उसने कन्फेशन कर लिया है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा और अदालत उसको तहंग देगी मुलजिम को। ये बात आर्टिकल 42 के अंदर बताई गई है। अब इसके अंदर दूसरी बात कौन सी बताई गई है कि अगर मुलजिम जो है वो ड्रंक होकर, यानी कोई उसने शराब पी ली, कोई नशा कर लिया और शराब की हालत, नशे की हालत में वो दोस्तों के साथ बैठा है और वो नशे की हालत में यार मैं फलां जगह गया सी, मैं उत्थे बंदे नूं एवें कीता ते कीता है, अब नशे की हालत में वो ऐसी बातें बता रहा है, ठीक है, और जिससे उसका जो उसने जुर्म किए थे वो उससे जाहिर हो रहे हैं कि इकरार कर रहे हैं अपने जुर्म का, बेशक वो नशे की हालत में। तो इस हालत के अंदर भी जो उसने कन्फेशन किया है, जो इतराफ़ी जुर्म किया है, वो अदालत के अंदर रेलिवेंट होगा। अब जो दोस्तों इसके अंदर बात याद रखने वाली ये है कि ये जो कन्फेशन जो नशे की हालत में वो करेगा, अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है कि वो कॉर्पोरेटेड हो, यानी वो बेतुका सा कन्फेशन ना हो। एक बंदा नशा करे, यार ये तेन पता है उसामा बिन लादेन को मैं मारिया सी, तो अब ऐसा कन्फेशन अंडरस्टूड सी बात है कि अब उसने नशे के अंदर वो कह रहा है कि जी मैंने उसामा बिन लादेन को या जी पता नहीं किसी बड़े बंदे को मारा है या ये किया है, तो अब ये वो काबिल कबूल नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है कि ये हमें नशा ज़्यादा चढ़ गया इसको, तो ऐसा कन्फेशन काबिल कबूल नहीं होगा। जो वाकई जिसके साथ वाकई कोई शवाहिद ऐसे मिलते हैं और नशे की हालत में कोई ऐसा इतराफ़ी जुर्म करे जिसके शवाहिद मौजूद हों और जो मिलते हैं वाकई लगे कि यार ऐसा हुआ था, किसी इलाके में कोई मर्डर हुआ था, अब वो जो नशे की हालत में मुलजिम है वो
इतराफ़ जुर्म कर रहा है और वो मुलजिम भी उसी इलाके का था। अभी अंडरस्टूड सी बात है कि यार कि ये भी उसी इलाके का था और वो मर्डर था, उसको अंधा कत्ल था, उसको कोई आज तक कातिल नहीं मिल रहा, तो यार ये इतराफ़ जुर्म कर रहा है तो हो सकता है इसने किया। तो ऐसा कन्फेशन अदालत में काबिल कबूल होगा। अब इसके अंदर जो दोस्तों तीसरी बात बताई गई है आर्टिकल 42 के अंदर कि कौन सा कन्फेशन रेलिवेंट होगा, सिक्रेसी वाला रेलिवेंट होगा, ड्रंक की हालत में रेलिवेंट होगा। अब तीसरा इसके अंदर कौन सा कन्फेशन है कि जो काबिल कबूल होगा, बिलफर्ज अगर ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है जिसके अंदर किसी मुलजिम को थोड़ा सा फ्रॉड दे के या उसको चक्कर दे के रिकॉर्ड किया गया। अब मिसाल के तौर पर कि एक मुलजिम था, मुलजिम आ जाता है कमरे के अंदर, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है या अपनी गैदरिंग के साथ बैठा है, उधर कोई कैमरा लगा हुआ है या कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उस दौरान उस कैमरे के अंदर, उस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर उस किसी शख्स का इतराफ़ जुर्म आ जाता है। अब उस शख्स को नहीं पता कि ये मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो उधर इजहार करता है दोस्तों में बैठ के, अपनी गैदरिंग में बैठ के मैंने फलां जुर्म किया, इतराफ़ जुर्म करता रहता है। तो उस कैमरे के अंदर जो बात रिकॉर्ड हो रही है, जो उस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर जो बात रिकॉर्ड हो रही है, अब मुलजिम को तो नहीं पता ये मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन उसका ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो उसने कन्फेशन किया है, ये भी अदालत के अंदर काबिल कबूल होगा। और चौथी बात इसके अंदर कौन सी बताई गई है? चौथी बात दोस्तों ये बताई गई है कि एक ऐसा कन्फेशन जो एक शख्स आज़ादाना तौर पे करे। लड़के बैठे तो महफिल के अंदर बैठे थे, कोई मुलजिम भी आ गया, मुलजिम ने बस आके बगैर किसी वजह के, ना उसको किसी ने इंड्यूस किया, ना किसी किस्म का थ्रेट किया, और उसने आके इतराफ़ जुर्म करा, अपनी मर्जी से अगर कोई इतराफ़ जुर्म करता है तो ये भी कन्फेशन अदालत में काबिल कबूल होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 42 के अंदर बातें याद रखनी है। जो इतराफ़ जुर्म की है किसी वादे के ऊपर के तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन वो अगर कोई शख्स बता देता है तो वो ऐसा कन्फेशन भी रेलिवेंट होगा, ठीक है। अगर कोई नशे की हालत में इतराफ़ जुर्म करता है तो वो भी अदालत में काबिल कबूल होगा। अगर मुलजिम को धोखा देकर या उसको पहले वार्न नहीं किया गया था, एक इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वार्न का, कि मुलजिम को अक्यूज़ को पहले वार्न नहीं किया गया था, यानी उसको पहले नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसका कन्फेशन इस तरीके से खुफिया रिकॉर्डिंग के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया तो उसका कन्फेशन फिर भी रेलिवेंट माना जाएगा। और चौथी हालत कौन सी है कि अगर मुलजिम अपने आज़ादाना तौर पर आके कन्फेशन करे, ले किसी ने इंड्यूस नहीं किया, किसी ने थ्रेट नहीं किया, तो वो भी अदालत के अंदर काबिल कबूल होगा। अब आ जाए दोस्तों आर्टिकल 43 की तरफ। Consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offence। मिसाल के तौर पर पुलिस ने पकड़ लिए 3 लोग, ठीक है, 3 लोग मुलजमान थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो किसी जगह चोरी कर रहे थे या डाका डाल रहे थे या रॉबरी कर रहे थे, ठीक है। तो मुलजमान पुलिस वो पकड़े गए, उनमें से एक जो था मुलजिम, वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर देता है कि जी वाकई ये हमने ये चोरी की है या हमने ये रॉबरी की है। अब उस एक मुलजिम का जो कन्फेशन है, अब वो इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि उसकी उस हद तक माना जाएगा। उसका कन्फेशन ये नहीं होगा कि वो बाकी जो उसके 2 साथी मुलजमान थे उनका भी ये कन्फेशन माना जाएगा। 3 मुलजमान में से अगर एक मुलजिम कन्फेशन कर लेता है तो उसका कन्फेशन सिर्फ उसकी हद तक माना जाएगा। ये बात इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 43 के अंदर बताई गई है। और इसके अंदर दोस्तों एक बात बताई गई है कि जिसने एक मुलजिम ने कन्फेशन किया है वो उसकी हद तक है, लेकिन बाकियों की हद तक वो जो कन्फेशन है वो रेलिवेंट इस तौर पे होगा कि अगर वो कोई सबूत ऐसे पेश करता है कन्फेशन के अंदर जिससे जाहिर होता है कि बाकी इसके जो बाकी 2 दोस्त मुलजमान शामिल थे, इन्होंने ये जुर्म किया है, ठीक है। अब वो कोई इस तरह का बिलफर्ज रिकॉर्डिंग पेश कर देता है, वॉइस रिकॉर्डिंग पेश करता है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे पेश करता है जिससे जाहिर होता है कि बाकी इसके जो 2 साथी मुलजमान थे इन्होंने भी ये जुर्म किया है। वरना इसका बेसिकल पर्पज़ ये है कि अब कोई मुलजिम है, ठीक है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि बता यार तुमने रॉबरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब वो अपने किसी तीसरे दोस्त को जिसके साथ उसकी दुश्मनी हो, जो उसका दोस्त भी हो, जानने वाला भी हो, अब उस मुलजिम की दुश्मनी हो अपने उस शख्स के साथ, अब वो जी पुलिस का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दी जी मैंने डाका डाला है, साथ मेरा फलां दोस्त भी शामिल था, ठीक है, या फलां मेरा मोहल्लेदार शामिल था। अब वो बेचारा मोहल्लेदार गरीब बंदा जस्ट उसको फंसाने के लिए उसने उसका कन्फेशन के अंदर उसने नाम ले दिया ताकि ये रगड़ा जाए मेरे साथ, मैं तो फंस रहा हूँ तो मैं आपको उसको भी रखता जाऊँ। अब उसने कन्फेशन के अंदर किसी मोहल्लेदार का किसी दूसरे को कि उसका नाम ले दिया कि इसको भी सजा मिले, तो महज उसके कन्फेशन के ऊपर अदालत उसके मोहल्लेदार को उठा कर उसको नहीं लटका देगी। अदालत इसी वजह से कहती है कि किसी का इतराफ़ जुर्म सिर्फ उस मुलजिम की हद तक है, तो बाकियों की हद तक अगर वो कहता है कि बाकियों ने अगर जुर्म किया है और बाकी भी मेरे साथ शामिल थे या बाकी मेरा मोहल्लेदार भी मेरे साथ जुर्म में शामिल था, तो फिर वो उसको साबित करना होगा उस मुलजिम को कि कोई ऐसा सबूत अदालत में पेश करे जिससे जाहिर हो कि बाकी इसके साथ जो थे, बाकी जो उसके साथी था या जो उसका मोहल्लेदार था वो इस जुर्म में शामिल था। वरना खाली उसके कन्फेशन के ऊपर उसके बाकी दोस्तों को कि उसको सज़ा नहीं होगी। ये बात इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। अगर इसकी क्लास आप बी पढ़ें, द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच अ कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन, यानी इसको अदालत जो को दूसरे जो लोग हैं जिनका उसने नाम लिया है उनके हद तक कंसिडर कर लेगी
यानी वो कर लेगी कि जी देखा जाए इस मामले के अंदर क्या है। लेकिन इसके अंदर ज़रूरत की चीज़ की होगी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी मज़ीद ऐसे जो हैं सबूत की ज़रूरत होगी जिससे वाकई ज़ाहिर हो कि ये बाकी जो मुलजमान थे वो इस जिसने इतराफ़ी जुर्म किया है इसके साथ वो शामिल थे। खाली उसके इतराफ़ी जुर्म के अंदर उनको लटका नहीं दिया जाएगा, इसके अंदर फिर भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आर्टिकल जो 43 है और इसकी क्लास बी के अंदर ये बताई गई है। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाए। एक्सप्लेनेशन है ऑफेंस से मुराद कोई इसमें जुर्म भी शामिल है और कोई मामलत जुर्म करता है, किसी की जुर्म के अंदर मदद करता है, अबेटमेंट करता है, तो वो भी जुर्म ही माना जाएगा। यही बात इसके अंदर बताई गई है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 43। इसके अंदर जस्ट ये बताया गया कि कन्फेशन सिर्फ कोई अगर कोई मुल्जिम करता है तो उसकी सिर्फ अपनी हद तक होगा, और उसके अंदर सिर्फ अगर कंसीडर भी अदालत करेगी तो जो उसी ट्रायल जो सेम ट्रायल के अंदर अगर चल रहा है, अगर 3 मुल्ज़िमान पकड़े हैं और 3 मुल्ज़िमान का सेम ट्रायल चल रहा है तो उसके अंदर ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जो मुल्जिम जो ट्रायल का हिस्सा ही नहीं है उसके खिलाफ उसको रेलिवेंट मान लिया जाए। जो सेम ट्रायल चल रहा है, जो सेम ट्रायल के अंदर अक्यूज शामिल हैं, 3 लोग पकड़े गए थे डकैती के करते हुए, उन तीनों का सेम ट्रायल अदालत में चल रहा है, तो उन तीनों में से अगर कोई कन्फेशन करता है तो उसका कन्फेशन उसकी हद तक माना जाएगा और बाकी जो 2 मुल्ज़िमान हैं उनकी हद तक सिर्फ जस्ट कंसीडर करेगी, और कंसीडर उस सूरत में करेगी कि जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस होना लाजमी है, अदरवाइज किसी तीसरे या चौथे शख्स के ऊपर वो कन्फेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात आर्टिकल 43 के अंदर बताई गई है। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल जो हमने आज पढ़े हैं ये कन्फेशन से मुतालिक। उम्मीद है कि आप कन्फेशन के जो हमने पढ़ा है इसको आप समझ गए होंगे। किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। शुक्रिया।